प्रथम पीयूसी के हिंदी विद्यार्थियों को हिंदी उपन्यासक मुनीर अहमद का फिर एक बार स्वागत है। आज हम आपको गद्य भाग में स्थित तीसरा पाठ निंदा रस इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम निंदा रस का इंट्रोडक्शन देने से पहले इसको लिखने वाले लेखक का परिचय लेंगे। हरिशंकर परसाई इस निंदा रस पाठ के लेखक हैं। हरिशंकर परसाई एक अच्छे साहित्यकार हैं, हास्य व्यंग्य साहित्यकार हैं। इनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमनी नामक गांव में 22 अगस्त 1924 ईस्वी में हुआ और ये अध्यापन कार्य में बहुत कुशल थे। बहुत सालों तक इन्होंने टीचिंग फील्ड में काम किया है और साप्ताहिक हिंदुस्तान धर्मयुग नामक पत्रिका के लिए अपनी रचनाएं लिखते थे, आर्टिकल्स लिखते थे। वो जो पेपर धर्मयुग बहुत फेमस था। इसके बाद इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं, कहानी कौन से कहानी लिखे हैं, जैसे उनके दिन फिरे, हंसते हैं रोते हैं। तो ये दो इनके हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, इनकी कहानियां हैं। उपन्यास रानी नागफनी की कहानी, टटकी खोज, साथ ही साथ निबंध में देखिए भूत के पांव पीछे, बेईमान की परत, सदाचार का ताबीज। ये सब हास्य व्यंग्य साहित्यिक किताबें हैं। इनकी पढ़ने की किताबें बहुत मजा आएगा आपको। तो प्रस्तुत इस निंदा रस लेसन में पाठ में आपको ये बताया गया है कि ये एक दूसरे से आदमी किस प्रकार ईर्ष्या करता है, साथ ही साथ झूठ बोलता है। तो ये निंदा करने का क्या वजह होता है, निंदा करने का क्या तरीका होता है, तो ये इसमें दर्शाया गया है। कुछ लोग अपने स्वाभाविक अकारण ही निंदा करने को लगते हैं। नेचुरली दूसरों को निंदा करते हैं। अपनी ही बहुत सारी बुराई होती है, लेकिन निंदा दूसरों को करते हैं। तो मनुष्य के सहज गुण जो हैं वो किस प्रकार होते हैं, मनुष्य के सहज गुण, उनको वर्णन करते हुए यहाँ लेखक ने निंदा रस नामक एक लेसन को यहाँ हमें पीयू बोर्ड द्वारा रखा गया है। तो हम देखेंगे कि यहाँ ज्यादा चरित्र या पात्र परिचय नहीं होगा। सबसे पहले का और गा, ये लेखक के मित्र हैं दोनों। का और गा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। का कोई आदमी का नाम होगा, कमलेश, या कोई दूसरा नाम, गा गणेश, या कोई दूसरा नाम होगा। का और गा ये दोनों के वर्णन लेते हुए लेखक इस 2-3 पैराग्राफ में किस प्रकार आकर उनको मिला। का नाम का मित्र और एक दिन पहले आया है, लेकिन कहता है कि मैं सवेरे सवेरे आया हूँ, क्योंकि एक दिन पहले आया वो गा ने लेखक को बताया है। इसलिए यहाँ का और गा दोनों लेखक के मित्र हैं। अब लेखक केवल इसमें अपना नाम, प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम का इस्तेमाल करते हुए इस लेसन को आगे लेकर चले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे निंदा रस। तो आपको लेखक परिचय ये आपको फर्स्ट पेज में दिया गया है, इसको पढ़ लो और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखा है, आप फिर उसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। का और गा नामक दो मित्र का वर्णन और किस प्रकार लोग निंदा करते हैं, अपनी बात छिपाते हैं, तो ये वर्णन किया है। आपको पेज नंबर 25 से हम स्टार्ट करेंगे, पेज नंबर 25 से इस लेसन को स्टार्ट करेंगे। उसमें सबसे पहले का कई महीने बाद आए थे। लेखक कहते हैं उनका मित्र का जो है मिलकर बहुत दिन हुआ था, बहुत दिनों के बाद आए, कई महीनों के बाद आए। सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि वे तूफान की तरह कमरे में घुसे। सवेरे चाय पीकर लेखक न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। आजकल टीवी में बहुत सारे चैनल्स होते हैं, न्यूज़ देखने को लाइव न्यूज़ मिल जाती है, लेकिन पेपर में कल जो घटी घटना वो आज देखने को मिलती है। लेखक न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, एकदम तूफान की तरह आकर घुसे। तूफान जो हवा और मिट्टी ये सब मिलकर निकल आती है ना, उसको तूफान कहते हैं। जोर की हवा बरसना, उस तरह एकदम आए लेखक को मिलने के लिए।
साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा तो मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। साइक्लोन की तरह यानी कि एकदम हवा आंधी, साइक्लोन उसे कहते हैं। वर्षा ज्यादा होती है तो साइक्लोन कहते हैं। हवा आंधी की तरह ये एकदम घुस आया और ये एकदम उनको लपेट लिया, दबा दिया बैक साइड से। तो लेखक को ये याद हुआ कि धृतराष्ट्र की भुजाओं में भीम का पुतला आकर बैठा होगा। धृतराष्ट्र पावरफुल थे, शक्तिमान थे वो। यह धृतराष्ट्र की ही जकड़ थी, यानी कि धृतराष्ट्र की ही जकड़ थी। वो धृतराष्ट्र की तरह अनुभव करने लगे। अंधे धृतराष्ट्र ने टटोलते हुए पूछा, जन्मांध थे धृतराष्ट्र, जन्म से अंधे थे, उन्होंने टटोलते हुए पूछा भीम को, आ बेटा तुझे कलेजे से लगा लो, आ तुम कहाँ हो, किधर हो, अंधे हैं, मैं तुम्हें अपने कलेजे से लगा लूं। और जब भीम का पुतला उनकी पकड़ में आ गया तो उन्होंने प्राण घाती स्नेह से उसे जकड़कर चूर कर दी डाला। यानी कि उस प्रकार पुतला पुतला है, यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है। बस धृतराष्ट्र पावरफुल थे, भीम आकर उनके भुजाओं में बैठने के बराबर लेखक की जकड़ में का आ गया था। तो आप देखिए यहाँ कहते हैं कि लेखक का से एकदम आने का यहाँ संदेश हमें देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पैरा में वो क्या झूठ बोलता है, क्या निंदा करता है, इसका वर्णन देखेंगे। ऐसे मौके पर हम अक्सर अपने पुतले को अंकवार में दे देते हैं, हम अलग खड़े देखते रहते हैं। यानी ऐसे पुतले को अंकवार का मतलब है गोद में ले लेते हैं। देखिए आपके पास कोई पुतला है, एक डॉल है, उसको अपने गोद में रख देते हैं। का से क्या मैं गले मिला, लेखक सवाल करते हैं। जो आया हुआ मित्र उनका का था, क्या उससे मैं गले मिला, क्या मुझे उसने समेटकर कलेजे से लगा लिया, हरगिज नहीं। ये समेटकर गले नहीं लगाए, हरगिज नहीं। मैंने अपना पुतला ही उसे दिया। मतलब लेखक दुबले पतले थे लेकिन उसको ही पुतला दे दिया, जैसा भीम धृतराष्ट्र को। पुतला इसलिए उसकी भुजाओं में सौंप दिया कि मुझे मालूम था कि मैं धृतराष्ट्र से मिल रहा हूं। वहां भीम धृतराष्ट्र को मिले थे लेकिन यहाँ धृतराष्ट्र से लेखक यानी कि भीम धृतराष्ट्र को मिलने का वर्णन करते हैं कि लेखक दुबले पतले हैं और धृतराष्ट्र यहाँ का है। पिछली रात को एक मित्र ने बताया कि का अपने ससुराल आया है और गा के साथ बैठकर शाम को 2-3 घंटे तुम्हारी निंदा करता रहा। देखिए ये दोनों बैठकर रात को लेखक की निंदा कर रहे हैं। यहाँ लेखक को उनके मित्र ने बताया है, लेखक के मित्र ने बताया है कि ये रात को आया था और गा के साथ बैठकर तुम्हारी निंदा कर रहा था। नेक्स्ट, इस सूचना के बाद जब आज सवेरे वहां मेरे गले लगा तो मैंने शरीर से अपने मन को चुपचाप खिसका दिया और निस्नेह कंटीले देह की और उसकी बाहों में छोड़ दी। कंटीला देह का मतलब है कांटे की तरह रहने वाला शरीर, उसको मैंने छोड़ दिया, उससे मिला नहीं, क्योंकि हैप्पी नहीं है लेखक, क्योंकि वो कल आया है लेकिन लेखक को मिलने के लिए आज सवेरे आया है। भावना के अगर कांटे होते तो उसे मालूम होता कि वह नागफनी को कलेजे से चिपटाए हैं। नागफनी का अर्थ होता है कैक्टस, कंटीला पौधा, कांटा वाला पौधा, कैक्टस कहते हैं उसको। उसकी तरह लेखक भावनाओं को समझा और पूरा शरीर का को दे दिया। छल का धृतराष्ट्र जब आलिंगन करे तो पुतला ही आगे बढ़ना चाहिए। छल, दृढ़ निश्चय रहने वाला धृतराष्ट्र जो है वो किसी को मिलने आए तो हम ही शरीर उनको दे देना है धृतराष्ट्र को। उसी प्रकार लेखक का मित्र जो का है वो थोड़ा मोटा हट्टा कट्टा है, लेखक शरीर से दुबले पतले हैं। नेक्स्ट पैरा, तीसरा पैरा देखिए। पर वहां मेरा दोस्त अभिनय में पूरा है, एक्टिंग करने में बहुत पूरा है, मतलब भरपूर है। उसके आंसू भर नहीं आए, बाकी मिलन के हर्षोल्लास के सब चिन्ह प्रकट हो गए। लेखक को मिलने से उसको इतना खुशी नहीं हुई, आंसू ना भरना आना, लेखक को इतना खुशी नहीं हुई का को मिलने के लिए लेखक से। वह गहरी आत्मीयता की जकड़, नयनों से छलकला यह असीम स्नेह और वह स्नेह सिक्त वाणी।
यानी कि उस प्रकार की बातें, उस प्रकार का मिलन, उस प्रकार का हर्षोल्लास का उसी तरह नहीं मिला लेखक को, इसलिए लेखक थोड़ा ऊब गए हैं। नेक्स्ट पैरा में देखिए, बोला, अभी सुबह की गाड़ी से उतरा और एकदम तुमसे मिलने चला आया। जैसे आत्मा का ये खंड दूसरे खंड से मिलने को आतुर रहता है, आत्मा को टुकड़ा करने से एक पार्ट दूसरे पार्ट को मिलने से किस प्रकार आतुर जल्दबाज करता है, उसी प्रकार कहता है कि मैं सवेरे सवेरे आया, सवेरे की गाड़ी से उतरा, रेलगाड़ी से, और तुम्हें डायरेक्ट मिलने के लिए आया, लेकिन ये झूठ है। लेखक को ऑलरेडी पता है, उनके मित्र ने बताया, तुम्हारा पुराना मित्र जो है पहले आया है, एक दिन पहले या 2 दिन पहले गा से बैठकर तुम्हारी निंदा कर रहा था। नेक्स्ट, इस झूठ में कोई प्रयोजन शायद इसका ना रहा हो। झूठ बोलने में क्या प्रयोजन हुआ है उसको, या लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, ये तो पता नहीं। कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यवादी होते हैं। मिथ्यवादी करता होता है कम चीजों के साथ जीवन जीना सबसे बड़ी दौलत। कुछ लोग क्या होते हैं, बड़े निर्दोष, दोषी नहीं होते, निर्दोष होते हैं कम चीजों के साथ, जैसे गांधी जी थे, कम चीजों के साथ जीना। वे आदतन प्रकृति के वशीभूत झूठ बोलते हैं। प्रकृति के वशीभूत यानी कि प्रकृति के साथ साथ वो क्या करेंगे, झूठ बोलना आरंभ कर देंगे। ये गलत है। उनके मुख से निष्प्रयास निष्प्रयोजन झूठ ही निकलता है। मेरे एक रिश्तेदार ऐसे हैं, ऐसे आदमियों से झूठ ही निकलता है। लेकिन देखिए, लेखक हैप्पी नहीं है अपने मित्र से मिलने के लिए। तो लेखक कहते हैं उनके एक रिश्तेदार हैं, संबंधी, रिश्तेदार का मतलब है एक रिलेशन है, वो संबंधी है, वो क्या कहकर जाते हैं। देखिए, एक रिश्तेदार हैं, वे अगर बंबई जा रहे हैं और उनसे पूछे तो वे कहेंगे कलकत्ता जा रहा हूं। वो जा रहे हैं बम्बई, लेकिन कहाँ जा रहे हो पूछे, कलकत्ता जा रहा हूं, लेकिन झूठ बोलते हैं। इसे कहते हैं निर्दोष मिथ्यवादी। ठीक बात उनके मुंह से निकल ही नहीं सकती। पेज नंबर 26 का भी बड़ा निर्दोष सहज स्वाभाविक मिथ्यवादी है। ठीक बात उनसे निकल ही नहीं सकती लेखक के रिश्तेदारों से। उसी प्रकार यहाँ का भी बहुत बड़ा क्या है, स्वाभाविक मिथ्यवादी है। वह बैठा, सवेरे आते ही सीधा बैठ गया लेखक के सामने। कब आए, कैसे हो वगैरह के साथ उसने गा की निंदा आरंभ कर दी। देखिए, रात में लेखक की निंदा की है उसने, समझ में आ गया, गा के साथ। अब गा की निंदा लेखक के सामने करने लगता है। नेक्स्ट, मनुष्य के लिए जो भी कर्म जघन्य हैं वे सब गा पर आरोपित करके उसने ऐसे गाढ़े काले तारकोल से उसकी तस्वीर खींची कि मैं यह सोचकर कांप उठा कि ऐसी ही काली तस्वीर मेरी गा के सामने इसने कल शाम को खींचा होगा। देखिए, जितना लेखक के सामने इसकी गा की निंदा करने लगा तो लेखक सोचने लगे कि मेरी निंदा भी जो ये अब कर रहा है वो गा के सामने उसने वैसा ही किया होगा। यहाँ फर्स्ट पर्सन लेखक है, सेकेंड पर्सन गा है, का है, थर्ड पर्सन गा है। तो उसी तरह जैसा उसने मेरी निंदा रात में की हो तो उसकी निंदा आप मेरे सामने कर रहा है। नेक्स्ट प्यारा, सुबह की बातचीत में गा प्रमुख विषय था। हाईलाइट तरह डेली हाईलाइट न्यूज़ तोर्स्ताने इर्ತಾರೆ। सुबह की बातचीत, जब सवेरे बातचीत शुरू हुई तो गा प्रमुख विषय था, ये मेन हेडलाइंस था। फिर तो जिस परिचित की बात निकल आती उसी को 4-6 वाक्यों में धराशायी करके वह बढ़ लेता। कोई परिचित और दूसरे आदमियों की बातचीत सामने आ जाती लेखक के सामने तो 4 और 6 सेंटेंस में कंप्लीट करके वह आगे बढ़ चलता। अद्भुत है मेरा यह मित्र। नेक्स्ट पैरा में देखिए, ओ वेरी वंडरफुल, अद्भुत है, सरप्राइज है। उसके पास दोषों का कैटलॉग है। कुछ आदमी होते हैं केवल दूसरों पर दोष लगाना ही है,
दूसरों की बुराई ही बताना है। वो अगर अच्छे काम करते रहे तो भी उनको बुराई बताते हैं, बुराई बना देते हैं। तो दोषों का कैटलॉग ये है, कैटलॉग तो जानते हैं ना, जाकर होटल में बैठो या कोई मॉल में जाओ, कपड़ों की दुकान में जाओ, आपको दे देंगे। जिस प्रकार का डिजाइन चाहिए, जिस प्रकार का गोल्ड सिल्वर खरीदना है, आप खरीद सकते हैं। वो कैटलॉग ही है उसके पास। मैंने सोचा कि जब वह हर परिचित की निंदा कर रहा है, तो क्यों ना मैं लगे हाथों विरोधियों की गत इसके हाथ से करा लूं। यानी कि लेखक सोच रहे थे, यूं इतने परिचित लोगों की निंदा ये कर रहा है, मेरे भी बहुत सारे विरोधी है, शत्रु है यहाँ, उनके नाम इसके हाथ दे दूं तो ये भी उनका ही बुराई कर ले, उनकी भी निंदा कर ले। निंदा करते ಒಬ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ದೋಷಿಸೋದು। मैं अपने विरोधियों का नाम लेता गया। ताके सामने लेखक हरिशंकर परसाई जो हैं, इनके विरोधी मतलब शत्रु, उनके नाम लेते गए और वह उन्हें निंदा की तलवार से काटता चला। सबको निंदा की तलवार, निंदा नाम की तलवार से वो काटता चला। वो ठीक नहीं, वो ऐसा नहीं है। जैसे लकड़ी चीरने की आरा मशीन के नीचे मजदूर लकड़ी की लट्ठा खिसकता खिसकता जाता है और वह चीरता जाता है, वैसे ही मैंने विरोधियों के नाम एक एक कर खिसकाए और वह उन्हें काटता गया। कैसा आनंद था। इस प्रकार तामिल में देखते होंगे कि आदमी लकड़ी क्या करता है, ढकेलता जाता है, अगर वो पीस मार दिया तो लकड़ी काटता है, और नेक्स्ट जिस प्रकार टुकड़े होते हैं उस प्रकार लेखक के विरोधियों की निंदा कहानी लेखक के सामने करता गया। बहुत आनंद मिला उनको। दुश्मनों को रण क्षेत्र में एक के बाद एक कटकर गिरते हुए देखकर योद्धा को ऐसा ही सुख होता है। क्योंकि लेखक के दुश्मनों के नाम उन्होंने बोलते गए, लेखक हरिशंकर परसाई और का उनका मित्र जो है वो काटता गया, बोलता गया, उनकी बुराइयों को बताता गया। जिस प्रकार इतनी खुशी हुई लेखक को कि दुश्मनों को गिराते हुए, मार गिराते हुए, धराशायी करते हुए योद्धा एक सैनिक को जितनी खुशी मिलती है, उतनी खुशी यहाँ लेखक को का के द्वारा मिलती गई। नेक्स्ट पैरा। मेरे मन में गत रात्रि के उस निंदक मित्र के प्रति मैल नहीं रहा। इनके मन में गत रात्रि जो प्रीवियस नाइट तो का उसके प्रति कोई मित्र ये द्वेष नहीं था उनको। मैल का मतलब है कोई दोष नहीं था। भेद तो रात्रि के अंधकार में ही मिटता है, दिन के उजाले में भेद स्पष्ट हो जाता है। रात को मिट जाता है, उजाले में स्पष्ट हो जाता है। कोई भी चीज ऐसी है कि रात में भूल जाते हैं, सवेरे वो ताजी हो जाती है। निंदा का ऐसा ही भेदनाशक अंधेरा होता है। निंदा का ऐसा ही अंधेरा होता है, उसको भूलना जरूरी है। 3-4 घंटे बाद जब वह विदा हुआ तो हम लोगों के मन में बड़ी शांति और तुष्टि थी। आया सवेरे 7 बजे, 10 बजे तक रहा और वो विदा लिया। लेखक का मित्र का जो है वो चला गया। अब देखिए इसमें इतना सारांश है कि का जो है एक रात पहले गा के घर गया है, वहां बैठकर लेखक के बारे में बहुत सारी लेखक की निंदा की है। लेखक को अपने मित्र के द्वारा मिलता है ये समाचार। अब सवेरे आकर बोलता है कि मैं अभी अभी सवेरे की गाड़ी में आया, लेकिन सवेरे की गाड़ी में नहीं आया तो वो कल ही आया था। तो लेखक उसके सामने सारे अपने दुश्मनों के नाम लेते हैं, वो आग की तरह काटता जाता है। तो यहाँ लेखक को आनंद मिलता है। अब लेखक देखिए किस प्रकार के लोग होते हैं। यहाँ का अलावा दूसरा एग्जाम्पल्स भी देते हुए आगे क्या इस थीम हमें इस लेसन में मिलती है। देखिए नेक्स्ट प्यारा। निंदा की ऐसी ही महिमा है। अपने दुश्मनों को निंदा करने वालों के सामने डाल दो, बस ये इसी ही निंदा की महिमा है। आगे देखिए, 2-4 निंदकों को एक जगह बैठकर निंदा में निमग्न देखिए और तुलना कीजिए कि 2-4 ईश्वर भक्तों से जो राम धुन लगा रहे हैं। निंदकों की सी एक एकाग्रता, परस्पर आत्मीयता, निमग्नता भक्तों में दुर्लभ है। देखिए 2 या 4 लोग निंदक, 2 या 4 लोग भक्त, भगवान के भक्त, अगर भगवान के भक्त भगवान की भक्ति में लीन हैं और 2-4 निंदक दूसरों को निंदा करने में लीन हैं, निमग्न होना, लीन तल्लीन हो जाना, तो देखिए
कि इनकी भक्ति जो है वो कम हो जाती है। जो निंदक हैं, एकाग्रता, ये इतना डिटर्मिनेशन से, इतना कॉन्फिडेंस से बात करते रहते हैं कि भक्त भी उनके नीचे दब जाते हैं। इसलिए संतों ने निंदकों को आंगन कुटी छवाए पास रखने की सलाह दी है। ये कबीरदास का दोहा है, निंदक नियरे रखिए आंगन कुटी छवाए, यानी कि निंदा करने वालों को अपने घर के सामने एक झोंपड़ी बनाकर रख लेना है। निंदक आंगन कुटी छवाए, आंगन में एक कुटी डालकर उसकी छांव के नीचे निंदकों को रखना है, ताकि वो हमारी बुराइयों को पकड़ते रहेंगे तो हम बिना साबुन के पानी के अपने स्वभाव को निर्मल कर सकते हैं। तो इस प्रकार इस तरह बहुत इंपॉर्टेंट में क्या बताया गया है, देखिए, अगर निंदक इतनी एकाग्रता से दूसरों की निंदा करते हैं कि भक्त भी अपने भगवान की याद उस प्रकार नहीं करते। नेक्स्ट प्यारा, कुछ मिशनरी निंदक मैंने देखी है। कुछ मिशनरी निंदक लेखक ने देखी है। तो इस प्रकार के मिशनरी निंदक हैं, यानी कि एकाग्रता से तत्परता के साथ काम करने वाले निंदक। मिशनरी निंदक किसे कहा गया है? मिशनरी का मतलब मिशन नहीं है, बस उनका काम ही दूसरों को बुराई बताते रहना, हमेशा दूसरों को नीचे गिराते रहना। तो ऐसे मिशनरी निंदक उन्होंने देखा है। उनका किसी से बैर नहीं। ऐसे निंदक हैं कि चलो मैं बुराई कर रहा हूं तो वो मेरी निंदा करते हैं, तो वो मिशनरी निंदक है। इनसे कुछ किसी का द्वेष नहीं है, किस पर भी दोष नहीं है, ताकि वो मेरे गुण को, मेरे स्वभाव को बदलना चाहते हैं, हमारे गुण और स्वभाव को बदलना चाहते हैं, इसलिए उनको मिशनरी निंदक लेखक कहते हैं। वे किसी का बुरा नहीं सोचते, पर चौबीसों घंटे वे निंदा कर्म में बहुत पवित्र भाव से लगे रहते हैं। तुम जो कर रहे हो वो बुरा है, कल से ये ठीक करो, इस प्रकार पवित्र भाव से वो काम करते हैं। वो एक प्रकार की निंदा होती है। दूसरी प्रकार की निंदा जो काने किया है लेखक के बारे में गा के सामने, उनकी नितांत निर्मलता, निष्पक्षता इसी से मालूम होती है कि प्रसंग आने पर अपने आप की पगड़ी ही भी उसे आनंद से उछालते हैं, जिसे आनंद से अन्य लोग दुश्मन की निंदा इनके लिए टैनिक होती है। निंदा उनके लिए टैनिक की तरह है। पेज नंबर 27 में देखिए कि ऐसे निंदक भी हैं, मिशनरी निंदक, जो दूसरों की भलाई सोचते हैं, उनका किसी पर भी दोष नहीं है, द्वेष नहीं है, बैर नहीं है, बस वो मित्रता की सहायता करना चाहते हैं कि तुम जो कर रहे हो वो बुरा है सोसाइटी के लिए, तुम अच्छी तरह अपने काम करो, ये बदल दो, अपना चरित्र बदल दो। ये सब निंदक, मिशनरी निंदक बुराई चाहकर उनको कोई आगे लाना नहीं चाहते, उनकी बुराई को बताते हैं बस। नेक्स्ट प्यारा देखिए, पेज नंबर 27 में ऊपर से 4th लाइन, ट्रेड यूनियन के जमाने में निंदकों के संघ बन गए हैं। ट्रेड यूनियन करता था एक श्रमिकों का संघ, लेबर्स एसोसिएशन कहेंगे, एक संघ बन गया है उनका। संघ के सदस्य जहां तहां से खबरें लाते हैं और अपने संघ के प्रधान को सौंपते हैं। उसमें लीडर होता है, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, मेंबर, खजांची, ट्रेजरर, ये सब होते हैं। जो सदस्य होता है, जिस फैक्ट्री में क्या हो रहा है, जिस फैक्ट्री में बोनस मिला, जिस फैक्ट्री में बोनस नहीं दिया, जिस फैक्ट्री डूब गई, जो फैक्ट्री अच्छी तरह चल रही है, ये सब न्यूज कलेक्ट करके लाता है। वो अपने प्रधान को सौंपता है, अपने लीडर को, प्रधान का मतलब एक लीडर को सौंपता है। यह कच्चा माल हुआ, अब प्रधान उनका पक्का माल बनाएगा और सब सदस्यों को बहुजन हिताय मुफ्त बांटने के लिए दे देगा। बहुजन हिताय अधिकाधिक लोगों का हेल्प करना, उसे बहुजन हिताय कहते हैं। तो वो आदमी क्या करेगा, प्रधान जो सदस्य लाता है उसने उसको कलेक्ट करेगा और सबको एक दिन मीटिंग बुलाकर सबको बता देगा जो सदस्य ने अलग न्यूज कलेक्ट करके लाया है। अब प्रधान उनका पक्का माल बनाएगा और सब सदस्यों को बहुजन हिताय मुफ्त बांटने के लिए दे देगा। प्रधान को कुछ भी पता नहीं चलता, जो आदमी लेकर आता है उसी को ही पक्का माल बनाकर, कच्ची बातों को पक्का बनाकर बता देता है। यह फुर्सत का काम है, इसलिए जिनके पास कुछ और करने को नहीं होता वे इसे बड़ी खूबी से करते हैं। जिसके पास काम ही नहीं, प्रधान का काम ही नहीं रहता, फुर्सत का काम है, जो भी लाकर बैड बैड न्यूज देते हैं उसे गुड न्यूज की तरह वो बांट देते हैं। एक दिन हमसे एक ऐसे संघ के अध्यक्ष ने कहा,
लेखक को एक ट्रेड यूनियन के संघ के अध्यक्ष प्रेसिडेंट ने लेखक को कहा, यार आजकल लोग तुम्हारे बारे में बहुत बुरा बुरा कहते हैं, तुम सुनने हेड़ा दो। हरिशंकर परसाई, देखो तुम्हारे बारे में लोग आज बहुत कुछ करने लगे हैं, तुम लेखक हो इतने बड़े, फिर भी भला बुराई तुम्हारे बारे में भी कहने लगे हैं। हमने कहा, लेखक क्या जवाब देते हैं उस ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष से, यानी कि लीडर से, आपके बारे में मुझसे कोई भी बुरा नहीं कहता, लोग जानते हैं कि आपके कानून के घूरे में इस तरह का कचरा मजे में डाला जा सकता है। ठीक है, मेरे बारे में बहुत कुछ कहते हैं ना लोग, लेकिन आपके बारे में कुछ भी नहीं कहते। हमारे बारे में तो लोग आपके कानों में बुरे बुरे बातें कहते हैं, आप सुन लेते हो, जो लोग मिलते हैं उनको बता देते हो। तो ये है निंदा। लेखक की निंदा नहीं कर रहे हैं कोई भी, फिर भी कोई एक आदमी लाया, लेखक को मैसेज दिया, तो लेखक उस आदमी से कहते हैं, अध्यक्ष से, कि मेरे बारे में कहते हैं ना, कहने दो, लेकिन तुम्हारे बारे में आज कोई भी नहीं कहते। नेक्स्ट प्यारा, हर प्यारा बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा लेसन है, हर प्यारा में आपको प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है। कुछ लोग मजाक में कहते हैं, कुछ लोग द्वेष से, ईर्ष्या द्वेष जेलसी माइंड से भी कहते हैं, लेकिन इसमें वह मजा नहीं जो मिशनरी भाव से निंदा करने में आता है। देखिए, दो ही पार्ट, मिशनरी निंदा अच्छी भाव से करते हैं। अगर आंखों के सामने बुराई दिखाई दी, तो वो बुरा ही बनाकर उसको अच्छे रास्ते पर लाते हैं, ये मिशनरी निंदा है। जो अब एक ट्रेड यूनियन का अध्यक्ष ने लेखक को निंदा की थी, वो मिशनरी निंदा नहीं है, दूसरों पर द्वेष, ईर्ष्या से करने वाली निंदा है। इस प्रकार का निंदक बड़ा दुखी होता है। निंदक, जो निंदा करने वाला, ईर्ष्या द्वेष से 24 घंटे जलता है और निंदा का जल छिड़क कर कुछ शांति अनुभव करता है। दूसरों से, देखो कितना जल्दी मकान बनवा लिए, कितनी जल्दी प्रॉपर्टी खरीद लिया, कितना जल्दी कार बंगला बना लिए। ये ईर्ष्या द्वेष से जलने वाले लोग दूसरी तरह डुबाना चाहते हैं। ऐसा निंदक बड़ा दयनीय होता है। अपनी अक्षमता से पीड़ित वह बेचारा दूसरे की सक्षमता के चांद को देखकर सारी रात श्वान जैसा भौंकता है। ये आदमी निर्दयी है, दयावान है, ये हम नहीं सोच सकते। जैसे चांदनी रात को देखकर कुत्ता भौंकने से चांद को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेखक एक अच्छे हास्य व्यंग्य साहित्यकार हैं, तो वह साहित्यकार ही रहेंगे। लेखक को भी इस प्रकार की निंदा सहनी पड़ती है। जब अच्छे काम करेंगे तो भी लोग हमें बुरा ही कहकर अपनी निंदा करते हैं, वो निंदक मजा लेते हैं। नेक्स्ट, ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा करने वाले को कोई दंड देने की जरूरत नहीं है, वह निंदक बेचारा स्वयं दंडित होता है। ईर्ष्या से द्वेष से निंदा करने वाला आदमी को कोई पनिशमेंट देने की जरूरत नहीं है, वो खुद भगवान उसको पनिशमेंट जरूर देते हैं। आप चैन से सोइए। आपकी निंदा की है कोई किसी ने, आराम से सोइए। उसने मुझे क्लास में इस प्रकार बता दिया, पड़ोस वाले ने मुझे इस प्रकार बना दिया, और रिश्तेदारों ने मुझे इस प्रकार की बातें कह दी, छोड़ दो, उनको भगवान देखेंगे। अगर आप अच्छे रास्ते पे हैं, सही रास्ते पे हैं, तो आप आराम से सोइए। और वह जलन के कारण सो नहीं पाता, वो जलन के कारण सो नहीं सकते, जलसी के कारण आप आराम से सोइए। उसे और क्या दंड चाहिए? वो नहीं सोता है ना, वही उसको बहुत दंड है। तो आप आराम से सोइए, उससे और अच्छी दंड उसको जरूरत नहीं है। निरंतर अच्छे काम करते जाने से उसका दंड भी सख्त होता जाता है। अगर आप अच्छा काम करते जाओ रेगुलरली, निरंतर, हमेशा, तो उसको दंड और भी बढ़ता जाता है जो आपको निंदा किया है। जैसे एक कवि ने एक अच्छी कविता लिखी है, एक कवि ने एक कविता में एक सेंटेंस लिखा है, ईर्ष्याग्रस्त निंदक को कष्ट होगा। ईर्ष्या से भरे हुए निंदक को, द्वेष से भरे हुए निंदक, निंदा करने वाले आदमी को कष्ट जरूर होगा। अब अगर एक और अच्छी लिख दी तो उसका कष्ट दुगुना हो जाएगा। तुम अगर और भी एक अच्छा कविता या लेखक लिख दो, एक अच्छा एक कहानी या उपन्यास लिख दो, तो वो और भी डबल उसको पनिशमेंट मिलेगा। तो नेक्स्ट पैरा में देखिए, निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है।
अगर हमारी कमजोरी, वीकनेस से, हीनता, हमारे बुरे कामों से ही निंदा करने लगते हैं लोग। अगर आप पावरफुल हैं, अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं, तो आपको कोई निंदा नहीं कर सकता। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है, मनुष्य को अपनी बुराइयों से दबना जरूरी है, दबता है। वह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट हैं और उनसे अच्छा है। कमजोर आदमी ही दूसरों की निंदा करता है और वो ये समझता है कि सब उसके सामने निकृष्ट, नीच हैं, वही सबसे बड़ा है, वही अच्छा है। उसके अहम की इससे तुष्टि होती है, उसका ईगो जो होता है, अहंकार जो होता है, उससे उसे पता चलता है अंत में वो मैं नहीं करना चाहिए था। भगवान जब दंड देंगे, लोग जब स्वयं उस निंदक को ही बुरा बनाएंगे, तो तब उसको पता चलेगा। बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनती है। बड़ी लकीर को मिटाओ, छोटी लकीर, छोटी लाइन डालो और उसके बाद और एक बड़ी लाइन डालो। बड़ी लकीर को मिटाने से ही छोटी लकीर बड़ी बनती है। ज्यो त्यों कर्म क्षीण होता जाता है, त्यों त्यों निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। जिस प्रकार काम क्षीण, कम होता जाता है, आदमी बुराई से ज्यादा काम लेता जाता है, समझ लो कि उसी प्रकार क्या होती है, उसकी प्रवृत्ति बढ़ने की प्रवृत्ति भी कम होती है। कठिन कर्म ही ईर्ष्या, द्वेष और उनसे उत्पन्न निंदा को मारता है। आप अच्छी मेहनत करो, द्वेष भाव करने वाले को करने दो, निंदा जो है निंदा को करने दो, लेकिन आप आगे जरूर बढ़ेंगे जब कठिन मेहनत से अपना काम प्रारंभ करेंगे। इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है क्योंकि वह निठल्ला है। इंद्र बहुत ईर्ष्यालु यानी कि निठल्ला है, वो बड़ा माना जाता है। भगवान बड़े हैं, ग्रेट हैं, वो सबकी जानकारी रखने वाले हैं। स्वर्ग में देवताओं को पेश करो, स्वर्ग में देवताओं को बिना उगाया अन्न, बे बनाया महल और बिन बोए फल मिलते हैं। अगर आप अच्छे काम करते रहो, अपने कर्म में रहो, भगवान ये सब हमने पिछले बार देखा, भगवान बड़ा ईर्ष्यालु होता है, उन लोगों को दूर ही कर देगा। जब अच्छे हैं, आप सोसाइटी में अच्छे नाम करे हैं, तो आपका नाम लेंगे और आपको स्वर्ग मिल जाएगा, देवताओं का रूप मिल जाएगा। देवताएं जितने भी स्वर्ग में जीवन बिता रहे हैं, उनको बिना बोए फल समझ में आवे आपको, जहां भी चाहे जिस फल चाहे आप लेकर खा सकते हैं, जो भी चाहे आप लेकर खा सकते हैं। बिना पकाया अन्न यानी कि सब वहां तैयार रहता है। भगवान हर चीज आपको देते रहेंगे, आप इतना खुश रहेंगे। आकर्मण्यता में उन्हें अप्रतिष्ठित होने का भय बना रहता है, इसलिए कर्मी मनुष्य से उन्हें ईर्ष्या होती है। निंदक को किससे ईर्ष्या होती है, दुश्मनी होती है? कर्मी मनुष्यों से, यानी कि हमेशा काम करने वाला, हमेशा लगातार पढ़ाई करने वाले से, हमेशा अच्छी रिजल्ट लेने वाले से दूसरे छात्र जो हैं, जो कमजोर हैं, वो ईर्ष्या करने लगते हैं। इसको छोड़ दीजिए, सोसाइटी में लोग भी ऐसे होते हैं, मेहनत करने वाले से द्वेष करते हैं वो। नेक्स्ट प्यारा, निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है। कुछ लोगों को निंदा करना ही कैपिटल पूंजी यानी कि उनकी वेल्थ है। निंदा नामक एक वेल्थ खजाना के तरीका, खजाने की तरह है। बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं वे इस पूंजी से। निंदा नामक पूंजी से अपना बिजनेस फैलाते हैं। बिजनेस का मतलब क्या है? एक दूसरे को बताता है, दूसरा तीसरे को बताता है, तीसरा चौथे को बताता है, इस प्रकार वो फैलाते रहते हैं। कई लोग की प्रतिष्ठा ही दूसरों की कलंक कथाओं के परायण पर आधारित होती है। कई लोगों की कथा है, स्टोरी कलंक कथाओं की, यानी कि उनके कलंक जो लगा होता है उन पर, उस पर ही वो एक को लेकर बढ़ाते चले जाते हैं। लेकिन वो आदमी दूसरे दिन सुधर जाता है, लेकिन उसकी कलंक ये लोग फैलाते ही रहते हैं। बड़े रस विभोर होकर वे जिस तिस की सत्य कल्पित कलंक कथा सुनाते हैं और स्वयं को पूर्ण संत समझने की तुष्टि का अनुभव करते हैं। दूसरों की कलंक यानी कि बुराई और तीसरे चौथे को बता दिया, समझते हैं कि ओ मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। यही वो अनुभव करने लगते हैं कि मैं ही अच्छा हूँ, लेकिन उनमें बुराई ही ज्यादा है। समझ में आ गया? तो कबीरदास कहते हैं कि मैं बुराई को ढूंढते हुए निकला, लेकिन मुझसे बुरा कोई नहीं निकला।
नेक्स्ट प्यारा देखिए पेज नंबर 28 में सेकंड प्यारा, आप इनके पास बैठिए और सुन लीजिए। आप निंदक मित्रों के पास जाइए, जो निंदा करते हैं उनके पास बैठिए और सुनिए। बड़ा खराब जमाना आ गया, तुमने सुना फला और अमुक, बड़ा खराब जमाना आ गया, तुमने सुना फला और अमुक, यानी कि सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, ये आदमी ऐसा है वैसा है। इतना इंटरेस्ट से बात करते रहते हैं, जितने इंटरेस्ट से भक्त भी अपने भगवान की भक्ति में नहीं लीन होते। अपने चरित्र पर आंख डालकर देखने की उन्हें फुर्सत नहीं होती। ये एक कहानी याद आ रही है, स्वयं उनके चरित्र पर उनको आंख डालकर देखने के लिए नहीं होती, दूसरों के चरित्र पर आंख डाल के देखते हैं। ಬೇರೆಯವರ ಚರಿತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, स्वतः ತಮ್ಮ चरित्र ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ। एक कहानी याद रही आ रही है, देखिए ये कहानी को यहाँ लेखक को याद आती है। एक कहानी बहुत अच्छी है। ये एक स्त्री किसी सहेली के पति की निंदा अपने पति से कर रही है। वह बड़ा उचक्का दगाबाज आदमी है। घर में पत्नी अपने पति से, समझ में आ गया, उसकी सहेली के पति का यानी कि यहाँ निंदा कर रही है अपने पति के साथ। उसका पति बड़ा उचक्का दगाबाज है, ತುಂಬಾ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನ ಗಂಡ, उचक्का, दूसरी तरह की उसकी माइंड डाइवर्ट होती रहती है, अन्य स्त्रियों पर होती रहती है। ये इस प्रकार की अपने सहेली के पति की अवहेलना यानी कि निंदा अपने पति के साथ करती है। बेईमान से पैसा कमाता है। मेरी सहेली का पति ईमान से नहीं, बेईमान से, अप्रामाणिक से पैसा कमाता है। कहती है कि मैं उस सहेली की जगह होती तो ऐसे पति को त्याग देती। मेरी सहेली का पति बेईमान से पैसा कमाता है, अगर मैं होती तो अपने पति को त्याग देती। अब सुनने वाला पति क्या करेगा? अब सुनने वाले पति की हालत देखिए। तब उसका पति उसके सामने रहस्य खोलता है कि वह स्वयं बेईमानी से इतना पैसा कमाता है। उसका पति ने बोला, वही क्या, मैं भी बेईमानी से ही इतना पैसा कमाया हूँ, मैं भी बेईमानी से ही पैसा कमाता हूँ। क्या आप अपने पति को त्याग देती है? वो नहीं। देखिए, सुनकर स्त्री शब्द रह जाती है अपने पति की बात सुनकर, क्योंकि तुम्हारा सहेली का पति ही नहीं, मैं भी बेईमानी से पैसे कमाता हूँ, ये वह कहता है। तो सुनकर शब्द यानी कि साइलेंट हो जाती है। इसलिए हम दूसरों की बुराई करने से पहले अपनी बुराई को देखना है। नेक्स्ट, क्या उसने पति को त्याग दिया? जी हाँ, वह दूसरे कमरे में चली गई। उसने त्यागा नहीं, दूसरे कमरे में चली गई। अपनी सहेली के पति का बुरा चरित्र, बेईमानी से पैसा कमाने वाली बात कहकर स्वयं शर्मिंदा हो गई। अपनी कोठरी में, दूसरी रूम में वो चली गई। इसलिए दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले हमारे मकान में क्या चल रहा है, हमारा पति क्या कर रहा है, इसके बारे में सोचना जरूरी है। आगे देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम में जो करने की क्षमता नहीं है, वह यदि कोई करता है तो हमारे पिलपिले अहम को धक्का लगता है, हम में हीनता और ग्लानि आती है। देखिए, हमने कोई काम कर नहीं सके, हमारा मित्र कर दिया, हमारे पड़ोस वाले कर दिया, हमारे रिश्तेदार कर दिए, तो हमें दुख होता है कि हम नहीं किए, वो काम वे लोग किए। तब हम उसकी निंदा करके उनसे अपने को अच्छा समझकर तुष्ट होते हैं। जो हमने नहीं किया काम दूसरों ने किया तो हम उसकी निंदा करते हैं और उनको तुच्छ समझते हैं। नेक्स्ट, लास्ट पैरा में देखिए, छोटा सा लेसन, इसलिए हम दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। उस मित्र की मुलाकात के करीब 10-12 घंटे बाद यह सब मन में आ रहा है। देखिए, लेखक का से सवेरे मिलने के बाद निंदा की बात आज लेखक के मन में आई, तो लेखक का मित्र लेखक के पास आने से एक लेसन को उन्होंने रचा ही लिया। यहाँ एक लेसन को उन्होंने लिख भी लिया कि 10-12 घंटे के बाद ये सब लेखक के माइंड में आता है। कौन से? देखिए, यहाँ 2-4 निंदक बैठे हैं और वो इतना निंदा कर रहे हैं, दूसरों की बुराई कर रहे हैं, लेकिन 2-4 भक्त बैठे हैं, लेकिन उनकी एकाग्रता जो निंदकों में है वो भक्तों में नहीं है। और ट्रेड यूनियन के जमाने में
यानी कि श्रमिकों का एक संगठन होता है, एसोसिएशन होता है, वहाँ एक मुखिया होता है, जो सदस्य ला-ला कर मैसेज देते हैं, लेकिन वह जो अध्यक्ष होता है, उसे मसाला लगाकर जो कच्चा है, उसे पक्का बना के लोगों के सामने रख देता है, निंदा कर देता है। तो इसी तरह लेखक अंत के लास्ट पैरा में कहते हैं कि मेरा मित्र 10-12 घंटे जाने के बाद ये सब बातें मुझे याद आई, मैंने अपने लेखन में लिख दिया। अब कुछ तटस्थ हो गया हूँ, अब थोड़ा स्टेबल हुआ हूँ। सुबह जब उसके साथ बैठा था तब मैं स्वयं निंदा के तालाब सागर में डूबता उतरता था, कल्लोल कर रहा था। बड़ा रस है ना निंदा में, सूरदास ने इसलिए निंदा शब्द रसाल कहा है। इसलिए सूरदास ने निंदा शब्द रसाल, निंदा करने में बहुत मजा आता है, रसाल रस मिलता है। इसलिए लेखक अपनी जो भी मित्र आए थे जब सवेरे, इतना वो भी निंदा में डूब गए थे कि उनके मित्रों के नाम बोलते गए, दुश्मनों के नाम। वह का नाम का मित्र सबकी बुराई करता रहा था, बहुत मजा आ रहा था, लेकिन बाद रात होने लगी तो लेखक उस सबको मिटा दिए कि निंदा करने में कितना मजा आता है, वो उस मित्र ने कितना मजा लिया होगा। तो ये एक छोटा सा लेसन था, इसमें आपको प्रश्न उत्तर आएंगे और आपको साथ ही साथ इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और ग्रामर पॉइंट हैं, इसको हम पढ़ सकते हैं। और धृतराष्ट्र की भुजाओं में कौन सा पुतला जकड़ गया था? भीम का पुतला। पिछली रात का गा के साथ बैठकर क्या करता था? लेखक की निंदा। कुछ लोग आदतन क्या बोलते हैं? झूठ बोलते हैं। वो लोग में झूठ बोलने की आदत है। लेखक के मित्र के पास दोषों का क्या है, कैटलॉग है? ये आप लेसन अच्छी तरह सुने होंगे, तो इन प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हैं। लेखक के मन में किसके प्रति मैल नहीं रहा? उस रात को जो मित्र का था उसके प्रति कोई मैल नहीं रहा। निंदकों की जैसी एकाग्रता किन में दुर्लभ है? भक्तों में दुर्लभ है। मिशनरी निंदक 24 घंटे निंदा करने में किस भाव से लगे रहते हैं? एक आत्मीयता, निष्पक्षता भाव से वो लगे रहते हैं। निंदा निंदा करने वालों के लिए क्या होती है? पैनिक होती है। निंदा का उद्गम किससे होता है? हीनता और कमजोरी से होता है। कौन बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है? इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है। तो ये लेसन का एक पार्ट है। तो होप आप सबको ये लेसन समझ में आया होगा। तो आपको अगली क्लास में नया लेसन हम प्रारंभ करेंगे, तो इसको फिर एक बार आप देख सकते हैं। सबको मुनीर अहमद का वंदन है, यानी कि स्वागत है।